गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही। तो आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो लास्ट जो टॉपिक लिया था बेटा हमने वो कौन सा लिया था? वो हमने लिया था अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करना। तो आज का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि निरक्ष रेखा होती क्या है। ठीक है, तो अक्ष रेखा का मतलब क्या था? अक्ष रेखा का मतलब था कि जो आपके असमान जाति के यानी कि अनलाइक जो आपके चार्ज थे, एक माइनस था एक प्लस था, दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा थी वो कौन सी थी? आपकी अक्षीय रेखा, एक्सेस लाइन, जो ज्वाइनिंग लाइन थी। उसी रेखा को, उसी लाइन को हमने क्या किया था? आगे बढ़ाया था। तो वो क्या बन गया? आपका एक्सल लाइन यानी कि अक्षीय रेखा। आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय। निरक्ष का मतलब होता है इक्वेटोरियल लाइन। तो निरक्ष का मतलब क्या होता है? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। तो जैसे कि यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये आपका सपोज एक डाइपोल है, एक माइनस चार्ज और एक कौन सा है आपका? प्लस चार्ज। ठीक है, इसकी ये पोजीशन ए पे है और ये पोजीशन आपका बी पर। ओके, अब इस लाइन को हमने मिला दिया इससे, ज्वाइनिंग लाइन हो गई। दोनों चार्ज कितने डिस्टेंस पे होते हैं? 2a डिस्टेंस पे। दोनों चार्ज कितने डिस्टेंस पे होते हैं? 2a डिस्टेंस पे। अब इसका ये पॉइंट क्या हो गया आपका? O। मिड पॉइंट क्या हो गया? O। तो इस O बिंदु से यानी O पॉइंट से अगर हम इसके परपेंडिकुलर यहां पे ऐसे एक हम लाइन खींचते हैं इस तरीके से, तो इस ज्वाइनिंग लाइन इनके परपेंडिकुलर यानी कि इस ये जो एक्सिस है इसके क्या बन गई है? परपेंडिकुलर। तो इस तरीके की अगर कोई लाइन हम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलेंगे? निरक्षीय रेखा बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। अब सपोज पॉइंट O से यहाँ पे ये पॉइंट है आपका P। कौन सा पॉइंट है? P। तो O से P की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो पॉइंट O से पॉइंट P की दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो इस स्मॉल r दूरी पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है, जैसे हमने एक्सेस लाइन पे किया था अक्षीय रेखा पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे? ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है। तो दोनों चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? तो देखिए, प्लस चार्ज से हमेशा क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं। तो यहां से ये क्षेत्र रेखाएं हो गई बाहर की तरफ। तो इसकी वैल्यू हमने मान ली E1 है सपोज। इसकी वैल्यू कितनी है? E1। और इस पॉइंट P पे माइनस क्यू चार्ज से जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अंदर की तरफ आती हैं। तो इसको मान लिया हमने E2। माइनस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी है वो कौन सी है? E2। प्लस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी है वो कौन सी है? E1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट P पर E1 और E2 का निर्धारण कर लिया है, कंसीडर कर लिए हैं यहाँ पर। ओके, अब हमें क्या करना है? इस पॉइंट P पर E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि r दूरी पर जब कोई आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो आपको अच्छी तरह से पता है फॉर्मूला आपका होता है E = KQ/R²। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो ये आ जाएगा यहाँ पर रखने के लिए, लेकिन डिस्टेंस r का मतलब ये वाला गैप कितना है। जितना ये गैप होगा यानी कि VP, उतना ही आपका कौन सा होगा? AP। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता करें? तो हम क्या करेंगे? ये वाला त्रिभुज ले लो पहले, जिसे फर्स्ट नंबर मैंने इसको ट्रायंगल बना दिया। अब हमें क्या करना है? इस वाली वैल्यू का पता करना है। तो देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है। सपोज ये यहां से एक एंगल बना रहा है थीटा, उतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। तो 90 के सामने वाली ये वाली जो है ये क्या बन गई आपकी? ये कर्ण बन गई यानी कि हाइपोटेनियस। एंगल कोण के सामने वाली ये क्या बन गई आपकी? लंब। तो बचा क्या? आधार। ठीक है ना। अब आधार टोटल आपका कितना है? 2a। तो 2a का ये हाफ कितना हो गया? a, और ये हाफ कितना हो गया? a। हो गया ना।
अब ध्यान से देखिए, तो ट्राइंगल जो आपका बना त्रिभुज OPB, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज OPB में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए ये क्या बन गया आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया OP स्क्वायर प्लस OV स्क्वायर। तो ये आपकी एक वैल्यू आ गई यहाँ पे इक्वेशन वाइज। अगर इसकी हम वैल्यू शिफ्ट करें तो बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना है R, उसे लेके P की पॉइंट की दूरी कितनी है R, तो ये हो गया R स्क्वायर। OV कितना हो गया A, तो ये कितना हो गया A स्क्वायर, ठीक है। तो BP इज इक्वल टू कितना आया, तो इसका रूट ले लेंगे तो ये आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इतनी डिस्टेंस आपकी आ गई, इतनी यहाँ से। अब ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये इधर भी A है और ये डिस्टेंस आपकी R है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि ये वाली दूरी आ गई आपकी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो जितनी ये है उतनी इधर वाली ये जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले ये लेंथ कैलकुलेट कर ली जो हमें रिक्वायर्ड है। अब हमें करना क्या है, E1 और E2 की वैल्यू को हमें क्या करना, सबसे पहले कंसीडर कर लो कि E1 और E2 आपका आएगा क्या, बाकी का काम हम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्लस Q चार्ज के कारण आपकी कौन सी इंटेंसिटी है E1, यहां लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कौन सी मानी थी हमने E1, कौन सी मानी है E1, ठीक है। अब E1 की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो प्लस Q है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर का मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया ना। तो E1 की वैल्यू कितनी आई, E1 की वैल्यू आएगी तो वो रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। इसको नंबर 1 मान लो, इक्वेशन वाइज नंबर 1। ऐसे हमें क्या करना है, E1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ऐसे हमें E2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड कितना है आवेश का परिमाण Q ही रखेंगे, तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हमने क्या मानी है E2, तो यहां देखेंगे E2 इज इक्वल टू, देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, यानी कि ये तो सेम आ जाएगा KQ अपॉन, और इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, ये वाली डिस्टेंस ए से लेके P की, तो ये उतनी है जितनी आपकी रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आई थी। तो यहां पर भी हम इसका जो फॉर्मूला है वो इसको रखेंगे इक्वेशन में, और हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम ऐसे ही आ जाएगा इतना। तो ये आपकी E2 की वैल्यू आ गई, तो इसको मानो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो E1 और E2 के जो मैग्नीट्यूड हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल है, कैसे हैं, बराबर है। KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। अब हमने E1 E2 की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली कि भाई प्लस Q से इतनी डिस्टेंस पे E1 की इंटेंसिटी इधर लग रही है तीव्रता, और माइनस Q की तरफ जो इंटेंसिटी लग रही है वो E2 लग रही है पॉइंट P से। तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गए। अब जब मैग्नीट्यूड सेम है तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। रिजल्टेंट का मतलब परिणामी। अब दो इंटेंसिटी तो हो नहीं सकती, इंटेंसिटी तो हमेशा कितनी होगी, एक ही होगी, सिंगल।
अब पॉइंट पी पे क्या है कि एक इंटेंसिटी ऐसे लग रही है, एक ऐसे लग रही है, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पर इनको कंपोनेंट फॉर्म यानी कि घटकों के रूप में व्यक्त कर देते हैं। क्या करते हैं, घटकों के रूप में यानी कि कंपोनेंट फॉर्म में। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, ये वाला, इसको हम क्षैतिज घटक बोलते हैं। माना ये वाली रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, ई, और एक इसका बनेगा आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये बन गया। एक हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर लगेगा और नीचे की तरफ भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है मेनली, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब जिस एज के साथ एंगल बनता है वो हमेशा कौन सा घटक होता है, कॉस की तरफ। ठीक है, तो देखो ये ऊपर का जो रिजल्टेंट है ये ई है, E1, तो ये कौन सा है, E2। तो अगर यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करें तो ये इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, E1 cos थीटा, और इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, इसी एक्सिस पे E2 cos थीटा। ठीक है, E2 cos थीटा। अब बात करते हैं हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, यानी कि लंबवत जो है, यानी कि एक्स एक्सिस के लंबवत जो है। तो देखो ये E1 का है, तो ऊपर कौन सा बनेगा, E1 sin थीटा। कौन सा बनेगा, E1 sin थीटा, और नीचे यहां कौन सा बनेगा, E2 sin थीटा। E2 sin थीटा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको कंपोनेंट फॉर्म में ड्रॉ कर लिया। अब आगे का काम क्या है, तो सबसे पहले तो हमने E1 E2 की वैल्यू निकाल ली, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम था। अब इस पॉइंट P पर हमें क्या किया, इंटेंसिटीज को दो घटकों में यानी कि दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपका जिसके साथ एंगल बनता है एक्सिस के साथ, वो कॉस की टर्म है, बाकी दूसरा कौन सा बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो E1 और E2 की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में कैसी है, सेम है। अब देखिए यहाँ पर, तो इसके जो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, E1 sin थीटा कहाँ है, ऊपर की तरफ, E2 sin थीटा कहाँ है, नीचे की तरफ। E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, बट डायरेक्शन में कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। कैसे हो गए, अपोजिट हो गए, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, काट देगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा, अब देखो दोनों की, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। E1 cos थीटा भी इधर है और E2 cos थीटा भी इधर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो कंपोनेंट हैं इन दोनों को ऐड करके यानी कि इन दोनों को जोड़ के हमें कौन सी इंटेंसिटी मिल जाएगी, यहाँ पर परिणामी इंटेंसिटी यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, देखिए। तो ये वैल्यू आपने नोट कर ली होंगे आई थिंक। तो आगे देखिए, तो E1 की वैल्यू तो आपकी इतनी आई थी, E2 की वैल्यू इतनी आई है। इसके आगे का पार्ट क्या है, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे कि लंबवत यानी कि जो लंबवत कंपोनेंट है, घटक परिमाण में समान एवं विपरीत दिशा होने के कारण, विपरीत दिशा होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, यानी कि निरस्त यानी कैंसल आउट हो जाएंगे, निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये इसको क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो परिणामी यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें कहां मिलेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ यानी कि क्षैतिज घटक की तरफ। और इसके आगे हम लिख सकते हैं कि परिणामी जो तीव्रता हमें मिलेगी वो किधर मिलेगी, इधर मिलेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, अतः परिणामी तीव्रता E बराबर, यहां हमने क्या किया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों को यानी कि एक ही दिशा में होने के कारण इनको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, इसको मान लो तीसरी इक्वेशन, इसको क्या माने, थर्ड इक्वेशन। तो
थोड़ी समझने वाली डेरिवेशन है बेटा, तो थोड़ा पेशेंस रखें, ध्यान रखें। अब देखो E1 और E2 की जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। E1 और E2 के मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम E1 की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में E2 के कैसी है, बराबर। तो E1 की वैल्यू और E2 रखें, E2 की वैल्यू E1 रखें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2E1 हो जाएगा। cos थीटा इसमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे रिजल्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं कि 2E1 इंटू cos थीटा तो कॉमन आ गया, आगे नहीं आ गया। और E1 और E2 का मतलब कितना है, E2 की वैल्यू E1 के इक्वल रख दो, तो E1 एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट इक्वेशन हमारी ये आई यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, एक तो E1 की वैल्यू शिफ्ट करनी है क्योंकि दोनों की कॉमन है, कोई सी वैल्यू रख दो, और एक हमें इस ट्रायंगल से किसकी वैल्यू निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए, तो आगे का भाग में यहां से यहां लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर इसको मान लो 4। तो देखिए, तो E इज इक्वल टू 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आई थी ना E1 की वैल्यू, इनटू cos थीटा यानी कि ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो cos थीटा ट्राइंगल क्या है, जैसे ओ ट्राइंगल OPB, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इतना ही होता है ना। तो आधार कितना हो जाएगा, a यानी कि OB, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर a अपॉन, और कर्ण कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये cos थीटा की वैल्यू है। इस cos थीटा की वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दें यहाँ पर, तो देखो यहाँ लिख दें डायरेक्ट, तो a अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया ना। अब इसको सॉल्व करो, तो E इज इक्वल टू, ये कितना आया, 2KQA, ऊपर तो इतना है, और देखो यहाँ पर ये रूट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2। रूट हटा के हमने क्या कर दिया, पावर में कन्वर्जन कर दिया। ओके बेटा, अब देखिए इसको मैं कैसे लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूं k आगे पीछे करके q इंटू 2a, बात वही होगी, और इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर को जोड़ के ये हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा, 3/2। अब हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की इक्वेशन पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी है बेटा हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, वो क्या होता है, वो होता है आपका कि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a के बराबर, किसके बराबर होता है, Q इंटू 2a। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये E की वैल्यू चलती आ रही है आपके कैलकुलेशन वाइज, आ रही है ना ऐसे। अब यहां पे आओ, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, कि ए की जो वैल्यू है वो आर से कैसी है, लेस है, कम है, तो कंडीशन बना दी कि ए इज वेरी लेस देन आर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 0 के इक्विवेलेंट मान लो, नेग्लिजिबल के बराबर। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो कितना आया, KP अपॉन आर क्यू। तो ये एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन आपके सामने आ गई। तो ये आया E इज इक्वल टू KP अपॉन आर क्यू। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पे इतनी इंटेंसिटी होती है आपकी, जबकि एक्सेस लाइन पे कितनी इंटेंसिटी आई थी हमारी, एक्सेस लाइन पे आई थी 2kp अपॉन आर क्यू, क्या आई थी, 2kp अपॉन आर क्यू। तो आई थिंक ये आपको डेरिवेशन समझ में आई होगी। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये कंठस्थ यानी दिमाग में सेट नहीं होगी, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है ना। डायग्राम किस कैसे बना, किस कैसे इसकी इक्वेशन आई, किस कैसे कौन सा हमने फॉर्मूला इसमें यूज किया बेटा,
ठीक है ना, इस तरीके से। अब हमारे सामने दो इक्वेशन आई, एक तो हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, एक्सिस लाइन पे यानी कि अक्षीय रेखा पे, वो आई थी हमारी 2kp/r3, एक तो ये आई थी अक्ष पे, और अभी ये आई है इक्वेटोरियल लाइन यानी कि निरक्ष पे, वो क्या आई है हमारी kp/r। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने प्राप्त किए, दोनों ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो इन दोनों में रिलेशन कैसे होगा, अगर मैं इन दोनों को डिवीजन करता हूं तो कितना हो जाएगा 2kp/r3 और ये हो जाएगा r3/kp, इतना ही हो गया ना। तो kp से तो kp कट गया, r3 से r3 कट गया, तो ex यानी कि अक्ष अपॉन e निरक्ष इज इक्वल टू 2/1। ये तो इक्वेशन आई। अब क्रॉस गुणा करें इन दोनों का, तो इक्वेशन हमारे पास क्या मिलेगी कि ई एक्सल यानी कि अक्ष इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, यानी कि एक्सिस पे जो इंटेंसिटी होती है वो निरक्ष की डबल होती है। क्या होती है? डबल। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई एक्सल अपॉन 2। और इक्वेटोरियल पे क्या होता है? अक्ष की आधी हो जाती है, तो ये रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये दो डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में, कि अक्ष पे आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आप थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करें बेटा। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। ठीक है, प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें घर पर। अगली जो क्लास होगी एक नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।